हेलो बच्चों, मैं आपका ओम सर और आज हम बात करने वाले हैं यार करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जिस पर कि जनरली क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्ज़ाम में। हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है यार वो हमारी बातों को सुनना है। ठीक है, लिखने पे ध्यान कम देना है। पहले आप सुनेंगे फिर आप अपने कॉपी में चीज़ों को लिखेंगे। ठीक, अगर कोई बच्चा नहीं मेहनत करना चाहता है, नहीं लिखना चाहता है, तो सीधी सी बात है, आप क्या करेंगे, टेलीग्राम का लिंक आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, ज्वाइन करेंगे और वहाँ पर मैं पीडीएफ इसका शेयर कर दूंगा। ठीक है, जो भी मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। तो यार बहुत ज़्यादा टाइम लॉस नहीं करते, बातें करके हम लोग आगे बढ़ाते हैं लेक्चर को अपने। ठीक है, तो आप देखो, सबसे पहला रिलेशन जो है हमारे पास I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। ठीक है ना, कोई कंडक्टर है, कोई यार कंडक्टर होगा जिसका कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ए है। वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ई क्या है, एलिमेंट्री चार्ज जो आप कहते हो ना, ई का वैल्यू कितना होता है, ई का वैल्यू कितना होता है यार 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, है ना, वो है। एन क्या है, एन क्या है, आपको ये चीज़ जरूर मेंशन करना है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यार। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द सेंस कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ए आपका क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सब जरूर मेंशन कर लेना है यार। ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बहुत कुछ आप जानते होंगे, मुझे पता है। ठीक है, वीडी क्या है, वीडी क्या है यार, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये भी आप लिख लें, ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है जी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, अच्छा, अब हम आ जाते हैं यार मोबिलिटी के ऊपर। तो म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, वी डी बाई ई होता है। क्या होता है, वी डी बाई ई। वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब एक रिलेशन तुम जानते होगे, जब आपको डेरिवेशन पढ़ाया गया होगा इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, तो आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम में आपने एक रिलेशन देखा होगा, ई ई बाय एम इंटू टाउ, है ना। ये वाला रिलेशन आपने देखा होगा। जैसे ही मैं वी डी इसमें जाके पुट करूँगा तो आप देखना मोबिलिटी जो आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा यार, कितना आ जाएगा, आप देखते रहें। ये ई बाय एम इंटू टाउ, है ना, ई बाय एम इंटू टाउ, ये वाला भी रिलेशन आ सकता है यार। तो जिसका मतलब, जैसे हम कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात कर सकते हैं, तो हम इलेक्ट्रॉन का अगर मोबिलिटी देखें, इलेक्ट्रॉन का अगर हम मोबिलिटी देखें तो वो इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू प्रोटॉन के। क्यों सर, क्योंकि मास इलेक्ट्रॉन का कम होता है, इसलिए मोबिलिटी इसका ज़्यादा होगा। मोबिलिटी कहने का मतलब कि कौन कितना ज़्यादा कैपेबल है हमारे करंट को कैरी करने में। ठीक है, तो ये हमारा मोबिलिटी हो गया। हम चलते हैं अब करंट डेंसिटी की तरफ। तो करंट डेंसिटी को आप यार देखिए कि करंट डेंसिटी को हमने क्या लिख रखा है, आई इक्वल्स टू जे ए कॉस थीटा। मैंने कैसे लिखा है, ए कॉस थीटा। यार ए कॉस थीटा क्या है, बेसिकली एरिया का वो कंपोनेंट, एरिया का वो कंपोनेंट जो करंट के अलोंग है, उसे हम क्या कह रहे हैं, ए कॉस थीटा कह रहे हैं। ठीक है ना, तो आपने डॉट प्रोडक्ट में, वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट में आपने पढ़ा होगा कि जे कॉस थीटा को सीधा सीधा जे डॉट ए भी कह सकते हैं। फ्लक्स में भी आपने पढ़ा होगा ई डॉट ए मतलब ई ए कॉस थीटा, है ना। तो यही चीज हम कह रहे हैं, आई इक्वल्स टू जे डॉट ए। ये चीज जरूर ध्यान में रखना है कि एरिया किधर की तरफ ले रहे हैं, एरिया का वो कंपोनेंट जो कि करंट के डायरेक्शन में है, एरिया का वो कंपोनेंट जो कि करंट के डायरेक्शन में है। ये चीज़ जरूर ध्यान में रखना है यार। अच्छा, दूसरी बात कि अगर करंट डेंसिटी वैरी करे, अगर करंट डेंसिटी वैरी करे, ठीक है, क्रॉस सेक्शन के अंदर, तो हम कौन सा रिलेशन यूज कर लेते हैं, आई इक्वल्स टू जे डॉट डी ए। मतलब क्या, जे डी ए कॉस थीटा। और जब कभी भी आपको डी ए की जरूरत पड़ेगी, इन जनरल जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो थीटा यार जीरो ही रहता है। मतलब क्या, कॉस कॉस थीटा का वैल्यू आप 1 पकड़ लेना। कॉस थीटा का वैल्यू कितना पकड़ लोगे, 1 पकड़ लोगे। ठीक है, और क्या करना है, डी ए का वैल्यू कितना लिख लेना है, 2 पाई आर डी आर, 2 पाई आर डी आर। ठीक है ना, आर क्या है, बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, क्रॉस सेक्शन जो है, क्रॉस सेक्शनल मतलब क्रॉस सेक्शन का रेडियस है, क्रॉस सेक्शन का रेडियस है। कौन सा रेडियस, वेरिएबल रेडियस। ठीक है ना, वेरिएबल रेडियस। ठीक, तो ये करंट डेंसिटी, इस तरह के क्वेश्चंस आपने करे होंगे, खास तौर पे ये जेई वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है यार ये रिलेशन। ठीक है ना, तो जे का वैल्यू आपको दिया पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर, और जो कंडक्टर का रेडियस होगा वो कैपिटल आर दिया पड़ेगा, और आपसे मतलब ये करंट पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो करंट डेंसिटी का ये याद रखना है। अगर सीधा सीधा अगर क्वेश्चन ऐसा रहे कि करंट डेंसिटी आई कैप जे कैप के टर्म्स में हो और एरिया फैक्टर कुछ मतलब
आई कैप जे कैप के टर्म में दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बोल दिया जाएगा कि इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है या इतना मीटर स्क्वायर है। तो आपको सबसे पहले एरिया वेक्टर निकाल लेना है, ठीक है, तभी आप प्रोसीड कर पाएंगे। ठीक, अच्छा एक चीज़ और यार इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि हमारा करंट डेंसिटी वेक्टर होता है, लेकिन करंट जो होता है हमारा वो स्केलर क्वांटिटी है, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब देखो हम आ गए हैं ओम्स लॉ के इधर, है ना। क्या पता पिछले जन्म में मैं ही था तो J इक्वल्स टू सिग्मा ई, है ना। तो ये हमारा यार जो ओम्स लॉ का डिडक्शन है वहाँ से ये रिलेशन आता है। सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी है, ये चीज़ आप जानते होगे इसलिए मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा, ठीक है। J आपका करंट डेंसिटी, सिग्मा आपका कंडक्टिविटी और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ठीक। एक और आपने सिंपल फॉर्म देखा होगा, क्लास 10th में भी आपने ये चीज़ पढ़ा होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस यार कितना होता है, आई आर के बराबर होता है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, आई आर के बराबर होता है ओम्स लॉ से, ठीक। तो आप अगर यहाँ पर देखो कि स्लोप ऑफ आईवी ग्राफ गिव्स रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफी हेल्प मिलेगी आपको। तो tan थीटा क्या होता है यार, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r लिख सकते हैं। tan थीटा इज व्हाट, स्लोप, स्लोप, है ना। तो स्लोप ऑफ आईवी ग्राफ, याद रहे हम क्या कह रहे हैं, आईवी ग्राफ मतलब आई किस पर होना चाहिए, देख रहे हो, y एक्सिस के अलोंग होना चाहिए, v किधर की तरफ होना चाहिए, x एक्सिस के अलोंग होना चाहिए। तो स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ये होता है सर, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, तो वो क्या दे देता है यार, रेसिस्टेंस दे देता है डायरेक्ट, है ना। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखो मैंने एक चीज़ ले रखा है कि अगर ये आई वाई एक्सिस पर है, वी हमारा एक्स एक्सिस पर है, ये मटेरियल ए के लिए ग्राफ है, ये वाला जो आपको दिख रहा है ये मटेरियल ए के लिए ग्राफ है, ये मटेरियल बी के लिए ग्राफ है, राइट। अब ये देखो ये वाला एंगल थीटा 1 दिया हुआ है और ये वाला एंगल थीटा 2 दिया हुआ है, ठीक है ना। जब ग्राफ ड्रॉ किया गया ए और बी के लिए तो इस तरीके से एंगल आया, तो हमें दिख रहा है कि थीटा 2 जो है वो थीटा 1 से ज़्यादा है, राइट। तो आप क्या करोगे, अगर थीटा 2 ग्रेटर है थीटा 1 से, तो ऑब्वियस सी बात है tan थीटा का जो वैल्यू होगा tan थीटा 2 वो tan थीटा 1 से ज़्यादा आएगा, राइट। तो अगर tan थीटा 2 ग्रेटर है tan थीटा 1 से, तो हम देख रहे हैं आईवी ग्राफ हम देख रहे हैं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, B का जो हमारा B मटेरियल है उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा A से। क्यों, क्योंकि सर tan थीटा और R में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, राइट। तो ये चीज़, अगर ये वी आई ग्राफ होता तो जिसका tan थीटा ज़्यादा उसका रेसिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाता है ना। तो ये चीज़ है। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि कुछ मटेरियल ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, तो जो मटेरियल ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उसको हम ओमिक कंडक्टर्स कहते हैं, और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कहते हैं वो ओमिक कंडक्टर्स हमारा नहीं होता है। तो अगर मान लो कि इस तरह का कर्व दिया हुआ है, आईवी ग्राफ में इस तरह का कर्व दिया हुआ है और पूछा जाता है कि कहाँ पर रेसिस्टेंस पॉजिटिव होगा, कहाँ पर रेसिस्टेंस नेगेटिव होगा, तो हम क्या कर लेते हैं यार, जस्ट आप देख रहे हो, मान लो कि ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट पर अगर हम देखें तो हमने क्या कर लिया है, एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लिया है। क्या क्या ड्रॉ कर लिया है, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लिया है, और वहां पर हमने देखो ये टेंजेंट डाल रखा है ना, तो ये टेंजेंट देखो, ये टेंजेंट कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, एक्यूट एंगल बना रहा है। अगर एक्यूट है तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है यार, अगर मतलब थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या करस्पॉन्ड करेगा कि tan थीटा जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा सर। tan थीटा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। क्लैरिटी बातों में। अच्छा, अगर कहीं भी थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया तो एंगल ऑब्ट्यूज फॉर्म करेगा, और उस केस में हमारा tan थीटा क्या हो जाएगा, लेस देन 0, मतलब सॉरी हाँ लेस देन 0 हो जाएगा, कहने का मतलब नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखो ये क्या हो रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, ग्रेटर देन 90 एंगल बना रहा है, इसलिए हमारा यहाँ पर tan थीटा लेस देन 0 होगा। तो ऑब्वियस सी बात है जहाँ पर tan थीटा ग्रेटर देन 0 वहाँ पर क्या करस्पॉन्ड करता है यार कि हमारा जो रेसिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और अगर r लेस मतलब tan थीटा लेस देन 0 है तो हमारा रेसिस्टेंस भी लेस देन 0 होगा। क्लियर है चीज़ें, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है यार, ठीक है। अब बात करते हैं रेसिस्टेंस। आप जानते हो रेसिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई ए होता है, लेकिन इसमें याद रखने वाली बात है यार, रो क्या है, रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल है, जो कि मटेरियल प्रॉपर्टी पे ही डिपेंड करता है, हालांकि टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंसी रहता है रो का, ठीक है। हम आगे जिक्र करेंगे इसके बारे में। यहाँ पर देखना कि ये करंट जो है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के कैसे जा रहा है यार, परपेंडिकुलर जा रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के कैसे जा रहा है, परपेंडिकुलर जा रहा है, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ये जो L है, L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर अलोंग द करंट फ्लो, L इज व्हाट, लेंथ ऑफ द कंडक्टर अलोंग द करंट फ्लो। ये A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द करंट फ्लो, ये हमेशा ध्यान रखना है, L इज अलोंग द करंट फ्लो, और एरिया क्या है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कैसे लेते हैं, कौन सा वाला लेते हैं,
परपेंडिकुलर टू द करंट फ्लो, है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। अगर कभी ये पूछा जाए इस तरह के क्वेश्चन कि एक वायर है, उसका लेंथ L है, अब इसके लेंथ को डबल कर दिया गया है, तो रेसिस्टेंस कितना टाइम्स हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है यार, लेंथ को अगर डबल करोगे तो रेसिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। जनरली बच्चे आंसर कर देते हैं 2 टाइम्स, लेकिन 2 टाइम्स नहीं होगा यार, वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर होगा व्हेन वॉल्यूम ऑफ द वायर इज कांस्टेंट, राइट। क्योंकि जब आप स्ट्रेच कर रहे होते हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी घटता है, लेकिन लेंथ बढ़ रहा होता है, इससे हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट हो सकता है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये रिलेशन हम ये भी लगा सकते हैं कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के स्क्वायर का। तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के स्क्वायर का है तो आप एक बात जरा समझना, अगर ये आप देखो हम क्या ले रहे हैं, सिलिंड्रिकल क्रॉस सेक्शन का ये वायर ले रहे हैं, और इसका हम क्या ले रहे हैं, रेडियस कितना है, R है यार। रेडियस अगर R है तो ऑब्वियस सी बात है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होता है, पाई R स्क्वायर होता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि एरिया का स्क्वायर मतलब क्या, सीधा अगर प्रोपोर्शनैलिटी देखें तो R स्क्वायर का स्क्वायर मतलब क्या, R4 से वैरी करेगा। और अगर मैं इसका डायमीटर क्या कह लेता हूँ, डायमीटर इसका यार क्या कह लेता हूँ, डायमीटर अगर मैं D कह लूँ तो डायमीटर के टर्म्स में ये वैरी करेगा 1/d⁴, है ना। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ें तो चलो देखो नेक्स्ट पॉइंट। अगर कभी क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाता है कि एक कंडक्टर है जिसका की लेंथ कुछ है, उसके लेंथ को अब 10% या 15% या 20% इंक्रीज कर दिया गया है, तो हमें बताएं कि परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस या परसेंटेज इंक्रीज इन रेसिस्टेंस कितना होगा। तो आपको यार कुछ भी नहीं करना है, परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस या परसेंटेज इंक्रीज इन रेसिस्टेंस निकालने के लिए आपको मैं डायरेक्ट फार्मूला दे रहा हूँ, 1 + x/100 का होल स्क्वायर करेंगे, -1 करेंगे, इनटू ये 100 कर लेंगे, ठीक है। जस्ट आपको क्या करना है, जो भी परसेंटेज दिया हुआ है, मान लेते हैं कि x का वैल्यू 10% दिया हुआ है, तो क्या करना है, x का वैल्यू मतलब 10 पकड़ लेना है। बोल दिया जाएगा क्वेश्चन में कि 10% से इंक्रीज कर दिया गया है, तो x का वैल्यू कितना रख देना है यार, 10 रख देना है। समझ रहे हो बातों को, x का वैल्यू कितना रख देना है, 10 रख देना है। क्लियर है। अगर कभी ये वाला एक फार्मूला और लिख रखा है मैंने, तो ये कब यूज करना है सर, तो सर ये यूज़ तब करना है जब हमारा जो परसेंटेज इंक्रीमेंट रहता है वो काफ़ी छोटा रहता है। मान लो कि लेंथ मतलब किसी भी कंडक्टर के लेंथ को 1% इंक्रीज कर दिया गया, 0.1% इंक्रीज कर दिया गया, तो सीधा 2 से मल्टीप्लाई करो, आपको परसेंटेज चेंज मिल जाएगा। मान लो कि 0.1% से इंक्रीज किया गया, तो कितने का इंक्रीमेंट आएगा, 0.2% का, है ना। बस 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लैरिटी बातों में। मान लो कि इस क्वेश्चन में 10% का इंक्रीमेंट बोल दिया जाता, तो x का वैल्यू 10 रखते, तो यहाँ पर आप देखो 11/10 का होल स्क्वायर मतलब क्या, 121/100 -1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप 21% आ जाएगा। क्लियर है चीजें। अच्छा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस। सर रेसिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कैसा डिपेंडेंसी रखता है, तो सीधा सीधा ये आपको याद रखने हैं कि R = R0 × 1 + α-T - T0। जैसे आपने थर्मल फिजिक्स में पढ़ा था ना, थर्मल एक्सपेंशन में L = L0 1 + α-T - T0, तो वही चीज़ है यार यहाँ पर। तो आपको याद क्या रखना है कि यूजुअली हम जो T0 सेट करते हैं यार, तो 0 डिग्री सेट कर लेते हैं। कितना सेट कर लेते हैं, 0 डिग्री, ठीक है ना, 0 डिग्री से। और ये T0 के करस्पॉन्डिंग हमारा रेसिस्टेंस जो है वो R0 है, और T के करस्पॉन्डिंग किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर T के करस्पॉन्डिंग हमारा रेसिस्टेंस क्या है, R है। और ये अल्फा क्या है यार, अल्फा आपको जरूर लिख लेना है, ये क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, और ये क्या लिख सकते हो, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, राइट। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो ये अल्फा हो जाएगा, और इसका यार यूनिट क्या होगा, पर डिग्री सी। अल्फा का यूनिट याद रखना है, पर डिग्री सी, है ना। यार यूनिट एंड डायमेंशन वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी आप चीज़ें पढ़ रहे हैं उसका डायमेंशन आप जरूर याद रखें, कभी भी क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। अच्छा सा बात कर लेते हैं क्या। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं एक बार फिर से आप चीज़ मतलब रिपीट कर रहा हूँ कि T0 का वैल्यू 0 डिग्री सी पुट करना है, ठीक है ना। जनरली मतलब आप 20 डिग्री सी भी यूज़ करते हैं लोग, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 0 डिग्री सी से चलें, ठीक है। अच्छा, इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा, कि बोल दिया जाएगा क्वेश्चन में इस तरह से कि एक रेसिस्टेंस है, मतलब एक रेसिस्टर है जिसका रेसिस्टेंस R है, टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा है या α1 है, कुछ दिया हुआ रहेगा, ठीक है। फिर दूसरा कोई रेसिस्टर है जिसका कि रेसिस्टेंस 2R है और उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट 2α हो चुका है, तो R के करस्पॉन्डिंग अल्फा है, 2R के करस्पॉन्डिंग 2α है, तो बताओ कि इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को डील करने के लिए कितना कैसे करेंगे, तो वो आपको ये भी मेंशन करके रखेगा कि दोनों रेसिस्टर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है, तब बताएं कि हमें अल्फा इक्विवेलेंट कितना मिलेगा, अल्फा इफेक्टिव कितना मिलेगा। तो कुछ भी नहीं करना यार आपको, जस्ट आप देखें R1 α1 सीरीज में, ये वाला किसके लिए हम लिख रहे हैं, सीरीज के लिए लिख रहे हैं,
तो सीरीज में ये चीज़ याद रखना है, जब भी हम सीरीज में जब दो रेसिस्टर को सीरीज में कंबाइन कर दिया जाएगा जिसका कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट भी दिया हुआ रहेगा, तो उस केस में जब हम टेम्परेचर कॉफिशिएंट इक्विवेलेंट टेम्परेचर कॉफिशिएंट निकालते हैं तो सीधा सीधा 1 के साथ 1 को, जैसे मैंने कहा कि मान लो कि ये R है, इसका अल्फा दिया हुआ है, और ये कोई 2R है जिसका कि टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 अल्फा दिया हुआ है, तो इस दोनों को अगर सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया, इस दोनों को किस में कनेक्ट कर दिया गया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया, तो अल्फा इक्विवेलेंट अगर आपसे पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना, R अल्फा मतलब R और अल्फा को मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर यहाँ पर इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये कितना हो जाएगा 4R अल्फा। अब नीचे क्या करना है, हमेशा याद रखना है कि रेसिस्टेंस को ऐड कर देते हैं, तो R प्लस 2R करोगे तो ये 3R हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यार 5 अल्फा बाई 3। इसी तरीके से है ना, जैसे यहाँ पर अगर मान लो कि पैरेलल में लगा दिया जाए, पैरेलल में लगा दिया जाए तो आप क्या कर दोगे, पैरेलल में लगाने के बाद देखना अगर पैरेलल में लगा दिया जाएगा तो R1 अल्फा 2 प्लस R2 अल्फा 1, जस्ट मतलब ऑपोजिट करना है, R के साथ 2 अल्फा आएगा और 2R के साथ अल्फा आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, बस नीचे ध्यान में रखना कि ये दोनों रेसिस्टेंस का एडिशन ही होता है, ठीक है। तो क्लियर होगा शायद यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। ये देखना ये शायद नंबरिंग गड़बड़ा गया है यार, ठीक है, आप नंबरिंग ठीक कर लेना। अच्छा, किरचॉफ्स करंट लॉ की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देखना, इसे हम क्या कहते हैं यार, जंक्शन कहते हैं, जहाँ पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए वो हमारा जंक्शन या नोड कहलाता है। आप देखना किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है कि टोटल इनकमिंग करंट, ये क्या है, समेशन कहने का मतलब क्या है यार, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट, राइट। तो यहाँ पर देखो I1 और I2 क्या है, ये पॉइंट, इस पॉइंट के पास आंखें हैं, मतलब जंक्शन के पास, इसने देखा कि I1 इज इनकमिंग, I2 इज आल्सो इनकमिंग, ठीक है। तो ये टोटल इनकमिंग क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 इक्वल्स टू क्या कर लेना है, आउटगोइंग कर लेना है। तो आउटगोइंग यहाँ पर कौन है, I3 और हमारा I4 आउटगोइंग है, तो I3 प्लस I4 हमने कर लिया है। क्लैरिटी बातों में। अब थोड़ा सा किरचॉफ वोल्टेज लॉ को समझे, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, मतलब हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं यार। आप देखना, हमेशा हम क्या करते हैं, बैटरी के टर्मिनल को, बड़े वाले टर्मिनल को पॉजिटिव असाइन करते हैं, मतलब हायर पोटेंशियल, और छोटे वाले को नेगेटिव असाइन करते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव मैंने पहले से ही लिख रखा है, लेकिन अब देखो साइन असाइन मैं कैसे करता हूँ, देखना, मैंने इस बैटरी से आई करंट चला दिया है, मैंने इस बैटरी से आई करंट चला दिया है, तो जैसे ही करंट ना जिस रेसिस्टर में एंटर कर रहा है उसी टाइम पे आप साइन असाइन करें। कैसे साइन असाइन करते हैं सर, ये आई करंट एंटर कर रहा है तो जिधर से एंटर करे उस टर्मिनल को हम रेसिस्टेंस के उस टर्मिनल को पॉजिटिव कहेंगे, और जहां पर ये टर्मिनेट कर जाता है, मतलब जहां पर ये करंट लीव कर रहा होगा, अब करंट तो लीव कर रहा है ना, ये करंट लीव कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरीके से साइन असाइन करते हैं, जिधर से एंटर करे वो पॉजिटिव, ठीक है। फिर ऐसे करके ये करंट आ रहा है, ये देखो करंट ऐसे करके एंटर कर रहा है, तो ये वाला टर्मिनल हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये वाला टर्मिनल क्या हो जाएगा यार, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। अब क्या लिख लेते हैं, लूप लॉ। इस किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को, केवीएल को हम लूप लॉ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आप देखना लूप लॉ कैसे लिखते हैं, किसी भी एक पॉइंट से शुरू कर देना है। मान लो कि मैंने ये पॉइंट शुरू किया, यहाँ से मैं चलना शुरू करूंगा, यहाँ से चलना शुरू करूंगा, और जो मैंने लूप का डायरेक्शन रखा है उसी डायरेक्शन में मैं चलूंगा और नेट पोटेंशियल डिफरेंस को जीरो कर दूंगा। तो देखते रहना, ये आई करंट इसमें आया, जस्ट हम ओम्स लॉ लिख रहे हैं, डेल V इक्वल्स टू आई आर। तो अब देखना आई करंट जा रहा है R2 रेजिस्टेंस में, तो मैंने क्या लिखा IR2। सर अब इसका साइन क्या लिखे, पॉजिटिव लिखें या नेगेटिव लिखें, तो ऑब्वियस सी बात है जब मैं इधर की तरफ जाऊंगा तो टर्मिनेट किस पे हो रहा हूँ, नेगेटिव पे, इसलिए मैं यहाँ पर नेगेटिव बोलूंगा क्योंकि वोल्टेज का ड्रॉप होएगा, है ना। तो ये सीधा याद रखना है कि जब हम लीव कर रहे होते हैं रेजिस्टेंस को तो कहाँ पर टर्मिनेट कर रहे हैं, माइनस पर, तो इसलिए माइनस IR2। फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़ रहे होंगे, इधर की तरफ बढ़ रहे होंगे, तो फिर टर्मिनेट में किस पे कर रहा हूँ, पॉजिटिव पे, तो पॉजिटिव कितना लिखूँ, V2 लिख दूँ, ठीक है। फिर उसके बाद देखना ये आई करंट आ रहा है, ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव, मुझे जाना कहाँ है, इधर जाना है, तो मैं देखो किस पर टर्मिनेट कर रहा हूँ, माइनस पे टर्मिनेट कर रहा हूँ, कितने से, ओम्स लॉ लगाया IR1, ठीक है, ये इस तरीके से। फिर उसके बाद आप देखना कहाँ पर मैं टर्मिनेट करूंगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये V1 हो जाएगा। फिर उसके बाद चलते 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 मैं यहाँ पहुँच गया और यहाँ पहुँच गया, तो अब क्या कर लेना है, जीरो कर लेना है। तो अगर करंट निकालना हो तो आप सिंप्लीफाई करेंगे, करंट मिल जाएगा, ठीक है। और कभी कभी तो यार सीधा सीधा ये पूछ देता है कि लूप लॉ लिखेंगे तो ये इक्वेशन बनेगा क्या, तो इस तरीके से इक्वेशन बनेगा। शायद आपका क्लियर हो, अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप स्क्रीन को फिर से मतलब वो पॉज करें और रिवाइंड करके फिर से देख लें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखना, अब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की हम बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की। तो आप देखना पहली बात की सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। हम आपको रटवा नहीं रहे फॉर्मूला, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। देखो आप, ये E1 सेल है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, E2 के करस्पॉन्डिंग R2, E3 के करस्पॉन्डिंग R3, बशर्ते कि याद रहे यहाँ पर पोलैरिटी चेंज हो चुका है सर, यहाँ पर देखो पोलैरिटी चेंज हो चुका है, देखो ये दोनों ही अपना मुंह इधर कर रखा है, इधर कर रखा है, इससे नफरत है इसको, इसने पोलैरिटी चेंज कर दिया है सर, ठीक है।
तो आप देखो मैं कैसे लिखता हूँ, ये कहाँ तक चल रहा है, एम तक चल रहा है, मतलब बहुत सारे बैटरी हैं यार, E1 E2 E3 E4 E5, ठीक है। तो आप देखो ई इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं, बोला जाएगा कि इस सारे के बदले एक इक्विवेलेंट बैटरी बनाओ, तो कैसे बनाएंगे, तो देखना ई इक्विवेलेंट कैसे बनाते हैं। ई इक्विवेलेंट इक्वल्स टू सीधा लिखना है जो सेम डायरेक्शन में घुमा हुआ है, देखो इसका मूव भी इधर, इसका मूव भी इधर, इस सब का मुंह इधर घुमा हुआ है, देख रहे हो, लेकिन इसका मुंह इधर घुमा हुआ है। तो जिसका ना मैक्सिमम नंबर ऑफ मतलब पोलैरिटी जो सेम हो, मतलब क्या इधर की तरफ देखो 1 है 2 है, तो हम क्या बोल रहे हैं, इसको पॉजिटिव बोल रहे हैं। तो E1 प्लस E2 कर लेंगे, और ये वाला देखो ये टर्न मतलब ये इसका पोलैरिटी मतलब रिवर्स हो चुका है, तो जिसका पोलैरिटी रिवर्स हो जाए उसको हम क्या बोल देंगे, नेगेटिव बोल देंगे, ठीक है। मान लो कि E4 होता, उसका भी पोलैरिटी E3 के डायरेक्शन में ही होता, तो वो भी माइनस हो जाता है ना। तो ये क्या कर लेंगे E1 प्लस E2, और यहाँ पर माइनस क्यों हो रहा है, पोलैरिटी चेंज हो गया इसलिए, और ये इस तरीके से आप देखो पोलैरिटी सेम है, इसके मतलब जैसा है E1 और E2 के जैसा है, इसलिए मैं पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूँ, तो ये प्लस EN हो जाएगा, ठीक। अगर मैं R इक्विवेलेंट की बात करूँ तो सीधा सीधा आपको कुछ नहीं करना यार, आप ट्रीट करो कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, R1 R2 R3 और ये सारे के सारे Rn तक ये सीरीज में है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा सिंपली, ठीक है ना। इसमें हम पोलैरिटी की बात नहीं करते, रेजिस्टेंस में कहीं भी रखो कोई दिक्कत नहीं है, R1 प्लस R2 प्लस R3 Rn तक चलेगा। अब अगर मैं पूरे इस कंप्लीट सर्किट का R इक्विवेलेंट निकालना चाहूँ तो वो कितना हो जाएगा यार, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू ये जो हमने इंटरनल रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट निकाला है वो, और ये जो हमारा लोड है वो हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि सब दिख रहा है मुझे सीरीज में है, ठीक। अगर मुझे इस सर्किट में करंट चाहिए होगा तो करंट कैसे निकालेंगे, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। बाकी आप यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो E इक्विवेलेंट का वैल्यू लिख सकते हैं, और फिर आप क्या कर सकते हो, R इक्विवेलेंट का भी वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम करंट भी कैलकुलेट कर लेंगे। अगर इक्विवेलेंट बैटरी बनाने के लिए बोला जाए कि मतलब इसके करस्पॉन्डिंग एक आप बैटरी बना दो, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बना दो, तो आपको क्या कर लेना है यार, ये हमारा E इक्विवेलेंट बन जाएगा, ये हमारा R इक्विवेलेंट बन जाएगा, और ये हमारा जो लोड है वो बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। और अगर करंट चलाना हो, करंट भी आप चला सकते हैं आराम से, ये वाला है ना। आगे बढ़े, चलो अब इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन हमने देख लिया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं यार। पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, आप देखना ये E1 R1 E2 R2 E3 R3, लेकिन E3 का पोलैरिटी रिवर्स हो चुका है ना। और ये कहाँ तक चल रहा है, N तक चल रहा है, और ये हमारा लोड रेजिस्टेंस, ठीक। तो आप देखो इस अगर पूरे के पूरे एंटायर सर्किट में करंट की बात करें तो I करंट चल रहा है, ठीक है ना। तो E इक्विवेलेंट कैसे लिखना है, तो इसका EMF, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस का डिवीजन, E1 by R1 प्लस E2 by R2, देखो पोलैरिटी सर चेंज हो चुका है, सावधान रहना है, पोलैरिटी चेंज हो जाए तो आप नेगेटिव लिखना है, ठीक है ना। तो माइनस E3 by R3, फिर उसके बाद EN by Rn तक चलेंगे इस तरीके से। और क्या लिखना है नीचे, ध्यान देना है यार जरूर, यहाँ पर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, इस तरीके से हमें देखना है यार, समझ रहे हो ना चीज़ों को। तो ये हम क्या निकाल लेंगे, E इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। और अगर R इक्विवेलेंट चाहिए तो R इक्विवेलेंट कैसे लिखोगे आप, सिंपली जैसे पैरेलल में लिखते हो ना, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 एंड अप टू 1 अपॉन Rn तक, वही है लगभग लगभग। अगर R इक्विवेलेंट को यहाँ पर भेज दो और ये पूरा का पूरा 1 अपॉन R1 से लेके 1 अपॉन Rn तक लेफ्ट साइड में भेज दो, तो हमारा वही आ जाएगा एक्सप्रेशन, तो याद रखना है इसको, ठीक है ना। तो I कितना हो जाएगा, E इक्विवेलेंट अपॉन ये R प्लस R इक्विवेलेंट, क्लियर है चीजें। तो पैरेलल ग्रुपिंग में ये आपको याद रख लेना है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखना पावर कंज्यूम बाय बल्ब, ठीक। अगर कोई भी बल्ब है तो उसका यार कुछ ना कुछ रेटेड वैल्यूज होते हैं, ये हमारे क्या है, रेटेड वैल्यूज हैं। मतलब ये पी नोट जो है वो रेटिंग है इसका, मतलब इतने वाट का बल्ब है, मान लो कि 10 वाट का 20 वाट का 30 वाट का कुछ हो सकता है, तो वो आप बल्ब पे जो लिखा हुआ रहता है ना उसी को हम क्या कहते हैं, रेटेड वैल्यू या रेटेड वैल्यू कहते हैं। तो ये हमारा पी नॉट है, और जो हम उस पर देखते हैं कि लिखा हुआ रहता है कि 220 वोल्ट का सप्लाई देना है इसमें, तो वो हमारा क्या है, रेटेड वोल्टेज है। तो अगर पी नॉट वी नॉट मुझे पता है तो हम क्या कर सकते हैं यार, एक बल्ब को एक रेसिस्टेंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं, है ना। मतलब बल्ब के पास भी तो रेसिस्टेंस होगा, तो अगर वो रेसिस्टेंस मुझे निकालना है तो वो कैसे निकालूंगा सर, तो रेसिस्टेंस निकालने का बहुत ही आसान तरीका है यार। आप क्या कर लेंगे, वी नॉट का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। जो रेटेड वैल्यू है उसका याद रहे, रेटेड वैल्यू जो है उसका हम पोटेंशियल के मतलब उसका जो रेटेड वैल्यू है पोटेंशियल का उसका स्क्वायर कर लेते हैं, और नीचे क्या कर लेते हैं, उसके पावर से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब, ये क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब, ठीक है ना, रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब, राइट, ये चीज है। अब देखना अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब की बात करूं, कि मान लो कि दो बल्ब क्या कर दिया गया है, सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है, ये मान लेते हैं ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। और इसे किसी पावर सोर्स से कनेक्ट कर दिया गया है जिसका कि ये पोटेंशियल डिफरेंस ये मेंटेन कर रहा है कितना यार, ये V,
ठीक है। और ये जो बल्ब है आपको, ये बल्ब है और ये वाला है, इसका कुछ रेसिस्टेंस होगा यार R1, इसका कुछ रेसिस्टेंस होगा R2, है ना, इसका कुछ रेटेड वोल्टेज होगा V1 और इसका कुछ रेटेड वोल्टेज होगा V2, है ना, इस तरीके से। क्लियर है चीज़ें? तो आपको यार कुछ भी नहीं करने, क्या करना है, वी स्क्वायर पावर इक्विवेलेंट अगर निकालना है तो देखो जस्ट ऐसे करना है, पावर को यहाँ पहुँचा दो, आर को यहाँ पहुँचा दो, है ना। तो पावर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करना है, अप्लाइड वोल्टेज का स्क्वायर, यहाँ पर देख रहे हो अप्लाइड वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन, सीरीज में है तो कैसे ऐड करते हो, सीरीज में अगर रेजिस्टेंस है, देख रहे हो ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में मतलब अगर रहता है तो कैसे ऐड करते हो, R1 प्लस R2 करके, है ना। तो ये R1 प्लस R2 कर लेंगे, तो ये वी स्क्वायर अपॉन R1 प्लस R2 हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट जस्ट मुझे लिखना है ना। तो ये देखना पी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन, ये देखना R1 का वैल्यू कितना कैलकुलेट कर सकता हूँ मैं, V1 स्क्वायर अपॉन P1, इसका ये रेटिंग भी दिया हुआ रहेगा यार, पावर रेटिंग दिया हुआ है P1 और इसका क्या दिया हुआ है P2 दिया हुआ है, ठीक है ना, पावर रेटिंग भी दिया हुआ रहेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे रेजिस्टेंस निकालते हैं वही रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, R1 कितना निकल जाएगा V1 स्क्वायर अपॉन P1, R2 कितना निकल जाएगा V2 स्क्वायर अपॉन P2। बस अब क्या कर लेना है, R1 प्लस R2 मतलब क्या, R1 की जगह पे रख देना है V1 स्क्वायर बाय P1 प्लस V2 स्क्वायर बाय P2, है ना। तो इस तरीके से हम पी इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। अब जरा सा सुनना, अगर अगर हमारा जो रेटेड वैल्यूज है, अगर जो हमारा रिटेन वैल्यू है वो हमारे अप्लाइड पोटेंशियल के बराबर हो जाए, अप्लाइड वोल्टेज के बराबर हो जाए, मतलब V1 V2 V के बराबर हो जाए, तो देखो हमारा रिलेशन कितना खूबसूरत बन जाता है। सीधा सीधा ये V1 V2 सब V के बराबर हो जाएगा, तो V स्क्वायर खत्म हो जाएगा और हमारे पास रिलेशन आ जाएगा P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2, है ना। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, 1 अपॉन P इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2। मान लो कि 3 बल्ब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, R1 प्लस R2 प्लस R3 तक चला देना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी तरीके से 1 अपॉन P इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 प्लस 1 अपॉन P3 तक चलेगा सर। क्लैरिटी बातों में? तो ये हमारा क्या हो चुका है, सीरीज कॉम्बिनेशन का। अगर मान लो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, मान लो कि इस दोनों बल्ब को ना पैरेलल में लगा दिया जाए तो कैसे करना है, तो P इक्विवेलेंट याद रखना है, फॉर्मेट तो यही याद रखना है कि V स्क्वायर अपॉन R इक्विवेलेंट, P इक्विवेलेंट इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R इक्विवेलेंट। हाँ सर कॉम्बिनेशन बदला तो मेरा R इक्विवेलेंट बदल जाएगा, तो आप देखो मैंने क्या लिख दिया, V स्क्वायर इनटू 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, क्योंकि पैरेलल में मुझे पता है, पैरेलल में मुझे पता है कि 1 अपॉन R इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं यार, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, है ना। तो वही चीज मैंने लिख रखा है, तो ये देखना 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। चलो मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ यार इसको, यहाँ पर V स्क्वायर इनटू क्या लिखना है, 1 अपॉन R1 लिखना है प्लस 1 अपॉन क्या लिखना है, R2 लिखना है ना। तो R1 का वैल्यू तो आप जानते हो, अगर R1 अभी हमने निकाला, R1 का वैल्यू कितना था, V1 स्क्वायर बाय P1 था, है ना। और अगर मैं R2 का वैल्यू निकालूं तो R2 का वैल्यू कितना था, V2 स्क्वायर बाय P2 था, है ना। तो ये चीज हमने जस्ट R1 की जगह पे रखा, तो ये रिवर्स हो गया, तो ये P1 अपॉन V1 स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर P2 अपॉन V2 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं यार, ठीक। लेकिन अगर हमारा रेटेड वैल्यूज अप्लाइड वोल्टेज के बराबर हो जाए तो बहुत सही, तो V1 बराबर V2 कर लेंगे और ये कट कुट होके हमारे पास क्या मिल जाएगा, P इक्विवेलेंट इक्वल्स टू P1 प्लस P2, है ना। जस्ट जैसे मतलब कैपेसिटर के अंदर, सॉरी रेजिस्टेंस के अंदर हुआ करता है ना, उसी तरीके से हमारा यार R इक्विवेलेंट और P इक्विवेलेंट चलता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, है ना। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, शायद मैं उल्टा बोल गया ना। कैपेसिटर के केस में हमारा जो इक्विवेलेंट होता है यार वो पैरेलल बनता है ना, मतलब जो हमारा रेजिस्टेंस के केस में होता है उसका उल्टा बनता है कैपेसिटर के केस में, है ना। तो कैपेसिटर वाला लगभग ये अप्लाई होता है किसमें, पावर कंज्यूम बाय द बल्ब में, है ना। इतना सा लॉजिक आपको याद रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखना, हीट जनरेटेड इन रेजिस्टेंस, हीट जनरेटेड कैसे निकालते हैं यार, मान लो कि ये कोई रेसिस्टर है जिसका कि रेजिस्टेंस R है और इससे I करंट पास कर रहा है, तो H का वैल्यू कितना लिखेंगे, ये हीट जनरेटेड है यार, ये क्या है, हीट जनरेटेड है, तो ये क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT हो जाएगा, I स्क्वायर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT। लेकिन I क्या होना चाहिए यार, कांस्टेंट होना चाहिए, I कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ये वाला रिलेशन हम यूज कर पाएंगे। अगर I वेरिएबल हुआ, I टाइम का फंक्शन हो गया सर, तो उस केस में हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और वो टाइम इंटरवल दे के रखेगा कि इतने से इतने के टाइम इंटरवल में बताएं कि हीट जनरेट कितना हो रहा है उस रेजिस्टेंस के अंदर, या हीट डिसिपेटेड कितना हो रहा है उस रेजिस्टर के अंदर। तो यार सिंपल सा तरीका है, I स्क्वायर RDT, जो भी I का रिलेशन होगा वो हमें पुट कर देना है, उसका स्क्वायर जरूर करना है, भूलना नहीं है स्क्वायर करना, और ये रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होगा उसको आप इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेंगे और टाइम के रिस्पेक्ट में जो I स्क्वायर आएगा उसको आप टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लोगे।
अच्छा, कभी-कभी क्या होता है सवाल में कि आई ना देके चार्ज दिया हुआ रहता है इन टर्म्स ऑफ टाइम। चार्ज किसमें दिया हुआ रहता है यार? इन टर्म्स ऑफ टाइम। चार्ज टाइम का फंक्शन अगर हो जाए, तो उस केस में आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, dq/dt करके करंट निकाल लेना है। और जैसे ही करंट निकलेगा, तो आप जानते हो आई स्क्वायर है, मतलब क्या dq/dt जो भी आया उसका स्क्वायर करेंगे आप और r को बाहर रख लोगे और टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दोगे और जो इंटरवल गिवन होगा वो बाउंड्री कंडीशन लगा के हम हीट जनरेटेड निकाल पाएँगे। क्लैरिटी बातों में? अच्छा। अब जैसा देखना हम पहुंच चुके हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पास। यार बहुत ही रफ्तार पकड़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यार आपके पास भी लिमिटेड टाइम है ना। तो आप देखो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं एमीटर के बारे में। तो यार एमीटर क्या होता है? करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, आप जानते हो, ठीक है। एमीटर आपको क्या करता है, जब भी आप एमीटर लगाते हैं करंट मेजर करना हो, मान लो कि ये हमारा लोड है, ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है, इससे पता करना है मुझे कि कितना करंट जा रहा है, तो आप क्या कर लेते हो, सीधा सीधा एमीटर लगा देते हो और मुझे इसका डिफ्लेक्शन बता देता है कि सर इतने का करंट इस लोड से जा रहा है। एमीटर दिखता ऐसा है, लेकिन एक्चुअल में कैसे दिखता है, तो वो ऐसे दिखता है। एमीटर एक्चुअल में ऐसे दिखता है। आप रिप्रेजेंटेशन देते हो ऐसे, लेकिन एक्चुअल में दिखता है ऐसे, है ना। तो क्या करते हैं यार, गैल्वेनोमीटर जो है वो हमारा उतना ज़्यादा सूटेबल नहीं होता करंट मेजर करने के लिए, वो तो जस्ट डिटेक्ट करता है करंट को। इसलिए हमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर को थोड़ा सूटेबल बनाया। कैसे बनाया सूटेबल? ताकि वो थोड़ा सा लार्ज करंट को मेजर कर पाए, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में मैंने एक रेसिस्टेंस लगाया, स्मॉल रेसिस्टेंस। ये क्या है यार? स्मॉल रेसिस्टेंस, जिसे आप कहते हो शंट, जिसे आप क्या कहते हो, शंट, ठीक है ना। ये आप लिख लेना यार, ये क्या है, स्मॉल रेसिस्टेंस है सर, ये क्या है, स्मॉल रेसिस्टेंस, जिसे हम क्या कह लेते हैं, शंट कह लेते हैं, ठीक है। क्या कह लेते हैं, शंट कह लेते हैं। ये स्मॉल रेसिस्टेंस है यार, ये स्मॉल रेसिस्टेंस है, जिसे हम शंट नाम देते हैं, इसलिए ऐसे डिनोट करते हैं। अब जैसे सुनना, आई क्या है, मेन करंट है, ये जरूर लिख लेना यार। आई क्या है, मेन करंट है। आई क्या है, मेन करंट है, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर क्वेश्चन में कैसे पहचानेंगे कि कौन सा मेन करंट है? तो यार जब भी क्वेश्चन में ना रेंज दिया हुआ है कि करंट इतने से इतने वो मतलब एम्पियर का है, 0 से 10 एम्पियर का, इस तरीके का, या मिली एम्पियर, जो भी जिसमें भी दिया हुआ वो यूनिट, तो अगर वो रेंज में दिख जाए ना, तो आपको समझ जाना है मेन करंट हमारा यही है सर, ठीक है। तो वो मेन करंट। अब जरा से सुनना, अगर रेसिस्टेंस कम है, अगर रेसिस्टेंस कम है, तो मैक्सिमम करंट यार किससे पास कर जाएगा, मैक्सिमम करंट किससे पास कर जाएगा? आप जरा से सुनना, यहाँ पर ना ये आई करंट आ रहा है, यहाँ पर ये क्या आ रहा है, आई करंट आ रहा है, कुछ आप देखना ये किससे चला जाएगा, आईजी करंट इस गैल्वेनोमीटर से चला जाएगा और रिमेनिंग करंट किससे चला जाएगा, आई माइनस आईजी से। क्यों? क्योंकि सर ऑब्वियस सी बात है, अगर रेसिस्टेंस कम होगा तो उसमें करंट का फ्लो ज़्यादा होगा। और ये आईजी क्या है यार, डिफ्लेक्शन करंट है। ये क्या है, डिफ्लेक्शन करंट है। मतलब क्या, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। आईजी को हम क्या कहते हैं, आप यार जरूर कहीं मेंशन कर लें, आईजी इज व्हाट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। वो क्वेश्चन में ऐसे ही देगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, तो वो हमारा आईजी हो जाएगा, जो गैल्वेनोमीटर से पास करेगा। और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है यार, कैपिटल जी। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल जी है। और आप देख रहे हो कि अगर आईजी करंट गैल्वेनोमीटर से निकल गया, जो कि इसका लिमिट है एक तरीके से गैल्वेनोमीटर में, इससे अगर ज़्यादा जाएगा तो हमारा गैल्वेनोमीटर खत्म हो जाएगा, है ना, टूट जाएगा। तो ये आई करंट में से आईजी निकल गया, तो रिमेनिंग करंट आई माइनस आईजी इस शंट से पास करेगा। तो अब जरा सा देखना, जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस होगा, क्या उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस हमारा शंट के अक्रॉस भी होगा। वही चीज मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट, है ना। तो ये देखो कैसे लगा देंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे, आईजी करंट चल रहा है, रेजिस्टेंस कितना है, जी है, तो ये हमने आईजी इंटू जी लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ भी हमने V इक्वल्स टू आई आर, मतलब जो हमारा ओम्स लॉ है वही लगा रहे हैं, आई माइनस आई जी करंट चल रहा है, इनटू आप शंट रेजिस्टेंस कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ से जो भी पूछा जाए यार वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। कभी कभी शंट, अगर शंट रेजिस्टेंस पूछ दिया जाए कि कितना हो जाएगा, सब कुछ बाकी आपको दिया पड़ेगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इतना है, मेन स्केल मेन करंट हमारा इतना है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इतना है, तो बताओ शंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल पाएंगे। तो आपको याद क्या रखना है, ये वाला याद रखना है, ये तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगर डायग्राम आपको याद रहता है तो सब याद रहेगा। अब बात कर लेते हैं एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा। ये आर ए क्या है यार, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर है। आर ए क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर है, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, है ना। ये याद रख लेना है कि ये कितना होता है यार। देखो आप, ये कैपिटल जी और ये एस क्या है, पैरेलल में है। ये कैपिटल जी और ये एस जो है वो क्या है यार, पैरेलल में है, पैरेलल में है। अगर पैरेलल में है तो ऑब्वियस सी बात है, इसका जो इक्विवेलेंट बनेगा वो क्या बनेगा, जी इंटू एस अपॉन जी प्लस एस लिख सकते हैं। तो ये आपका एमीटर हो गया। अब चलते हैं वोल्ट मीटर की तरफ। तो ये देखो वोल्ट मीटर में क्या कहते हैं,
मान लो कि ये हमारा लोड है, हम चाहते हैं कि इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कुछ करंट जा रहा होगा इसमें से और मुझे पता करना है कि इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे चेक करते हैं यार? वोल्ट मीटर से चेक करते हैं। तो वोल्ट मीटर दिखता ऐसा है, मतलब जो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से है, लेकिन इंटरनल कंस्ट्रक्शन जो है इसका वो किस तरीके से है यार? गैल्वेनोमीटर के साथ हम क्या कर लेते हैं, एक हाई रेसिस्टेंस लगा देते हैं। इसका कुछ नाम नहीं है यार, इसका नाम नहीं है, जैसे स्मॉल रेसिस्टेंस को शंट कहते हैं, इसका हाई रेसिस्टेंस का कुछ हम नाम नहीं देते। तो बस याद रखना है आर क्या है? हाई रेसिस्टेंस है। तो गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में हम क्या लगा देते हैं? एक हाई रेसिस्टेंस लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? तो आप जरा सा सुनना। जैसे ये मेन करंट आएगा, जैसे ये मेन करंट आएगा तो ये देखा मेन करंट कि भाई इसमें तो रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मैं इधर से जा नहीं सकता। तो ये इसने कुछ करंट भेज दिया गैल्वेनोमीटर को कि तुम भी खुश हो जाओ अपना फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट लेके। तो ये आईजी इसको भेज दिया, रिमेनिंग करंट किससे पास कर जाएगा? इस लोड से पास कर जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करने हैं यार, जस्ट इसके बीच, जस्ट इसके क्रॉस गैल्वेनोमीटर और रेसिस्टेंस के क्रॉस क्या लिख देना है? पोटेंशियल डिफरेंस लिख देना है। तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? IG इंटू जी प्लस आर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो सीरीज में है। इसका रेजिस्टेंस कितना है? G है, ये दोनों सीरीज में है, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा दोनों का? G प्लस आर, और उससे करंट कितना जा रहा है? IG जा रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिख दोगे? IG इंटू जी प्लस आर। तो हमारा जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस होगा, क्या उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस हमारा लोड के क्रॉस भी होगा। इसलिए हम क्या कहेंगे कि हम वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं इस लोड के क्रॉस, है ना। अगर मुझे रेसिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर चाहिए, रेसिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर चाहिए, तो आपको मैंने अभी बताया कि दोनों सीरीज में है, तो ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा सिंपली, रेसिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, रेसिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, है ना सर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अब बात कर लेते हैं मीटर ब्रिज की। किसकी बात कर लेते हैं? मीटर ब्रिज की, है ना। यार इसको आप ना क्या कर लेना? एक्स कर लेना, ठीक है। इसको क्या बना लेना? एक्स बना लेना। ये हमारा ना अननोन रेसिस्टेंस है। ये क्या है? अननोन रेसिस्टेंस। ये क्या है? अननोन रेसिस्टेंस, राइट। ये हमारा अननोन रेसिस्टेंस, और ये हमारा क्या है? रेसिस्टेंस बॉक्स या फिर नोन रेसिस्टेंस। ये हमारा क्या है? नोन रेसिस्टेंस। यार जनरली मीटर ब्रिज हम क्यों यूज करते हैं? मीटर ब्रिज एक बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमें अननोन रेसिस्टेंस आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, मेजर करने में हेल्प करता है, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने में। तो आप देखना क्या है बेसिकली कंस्ट्रक्शन इसका। ये एक मेटेलिक स्ट्रिप लगा हुआ रहता है, ये मेटेलिक स्ट्रिप लगा रहता है, ठीक है। और इसके इस गैप में ये हमारा नोन रेजिस्टेंस रहता है, इस गैप में हमारा अननोन रेजिस्टेंस रहता है। ये आप देख रहे हो, ये वाला जो है हमारा, ये बेसिकली वायर है। मीटर ब्रिज वाला जो वायर होता है, जैसे पोटेंशियोमीटर में हम वायर यूज करते हैं, उसी तरीके से ये मीटर ब्रिज का वायर है, ठीक है। जिसका कि लेंथ कितना होता है यार? जनरली 1 मीटर का होता है, नाम ही है मीटर ब्रिज, ठीक है ना। तो इसका लेंथ हम कितना लेते हैं? 1 मीटर का लेते हैं। अब क्या हुआ कि हमने ये क्या ले रखा है? जॉकी ले रखा है, ठीक है ना। तो इस जॉकी को जब इस वायर के ऊपर, ये हमारा क्या है यार? ये हमारा क्या है? वायर है, मीटर ब्रिज वायर है, ठीक है ना। तो इस वायर का लेंथ जनरली हम कितना पकड़ लेते हैं यार? 1 मीटर पकड़ते हैं, ठीक है, नाम ही है मीटर ब्रिज, है ना। तो जैसे आप इस जॉकी को क्या करोगे? इस वायर के ऊपर स्लाइड कराओगे, तो एक कहीं ना कहीं स्लाइड करते वक्त एक पॉइंट आएगा जहां पर कि इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं करेगा। मतलब नेट डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेट डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा यार? इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू 0 हो जाएगा। तो मैं जहां पर हमें IG 0 हो जाए, मिल जाए, उसे हम क्या कहते हैं? नल पॉइंट कहते हैं। ये L हमारा क्या है? नल पॉइंट डिस्टेंस, नल पॉइंट डिस्टेंस या बैलेंस लेंथ भी कह लेते हैं, ठीक है। तो यार आपको कुछ भी नहीं करना इसमें, जस्ट आप क्या करोगे? R अपॉन L इक्वल्स टू X अपॉन 100 माइनस L, या फिर X अपॉन 100 माइनस L अपॉन X अपॉन 100 माइनस L इक्वल्स टू R बाय L कर दोगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अननोन रेजिस्टेंस अगर निकालना चाहो तो यहाँ से अननोन रेजिस्टेंस जो है हमारा वो निकल आएगा आराम से। ये R इंटू L, R बाय L इंटू ये क्या हो जाएगा? 100 माइनस L हो जाएगा, है ना। तो ये सारी बातें हैं यार। L क्या है? बैलेंस पॉइंट लेंथ है, और ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट फ्रॉम एंड A है ना। अच्छा, यहाँ पर आप जरा देखना कि अगर कभी इस अननोन वायर का, यहाँ पर बेसिकली ये क्या है? अननोन रेजिस्टेंस, मतलब कोई भी कंडक्टर हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी वायर हो सकता है, उसका मुझे मान लो कि रेसिस्टिविटी फाइंड करना हो, तो हम मीटर ब्रिज प्रिंसिपल से, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख रखा है कि अगर मुझे रेसिस्टेंस पता है तो ऑब्वियस सी बात है हम उसका रेसिस्टिविटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और रेसिस्टिविटी कैसे कैलकुलेट करेंगे यार? ऑब्वियस सी बात है कि रेसिस्टेंस R आप जानते हो, R क्या होता है? R क्या होता है? हमने आपको बताया अभी कुछ देर पहले, R इक्वल्स टू रो L बाय A होता है। R क्या होता है? रो L बाय A होता है। तो आप जरा सा देखना कि अगर मुझे रो निकालना हो, यहाँ से रो निकालना हो, तो ये क्या हो जाएगा? R इंटू A अपॉन L हो जाएगा, ठीक है। तो R हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं बेसिकली? आप इससे कंफ्यूज मत हो,
हम ये x के लिए निकाल रहे हैं, तो इसलिए हम रेसिस्टिविटी किसका बोल रहे हैं, x का। ये रेसिस्टेंस कौन सा है, अननोन रेसिस्टेंस वाला, जो कि मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ अगर मुझे बैलेंस लेंथ पता हो तो, ठीक है ना। तो अगर आपका ये पूरा का पूरा 1 मीटर का है तो ये पूरा 100 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो L लेंथ अगर यहाँ तक मिला है तो ये 100 माइनस L होगा, इतना चीज़ समझ में आ रहा होगा तुम्हें, है ना। तो ये x इंटू ए अपॉन एल कर दिया मैंने यहाँ से, ठीक है ना। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, ये जो अननोन वायर होगा ना इसका कुछ ना कुछ लेंथ रहा होगा यार, कुछ ना कुछ लेंथ रहा होगा, और कुछ ना कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कुछ ना कुछ रेडियस, कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शन डायमीटर होगा, है ना। तो आप देखना इसका रेसिस्टिविटी मैंने निकाल लिया, कैसे, पाई डी स्क्वायर एक्स बाय 4L। कैसे हुआ सर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप जानते हो ये क्या होता है, डायमीटर के टर्म्स में पाई डी स्क्वायर बाय 4 लिख सकते हैं ना, क्योंकि पाई आर स्क्वायर, तो आर की जगह पे कितना लिख दोगे, मतलब 2r इक्वल्स टू डी ना, तो r इक्वल्स टू कितना d/2, उसका वो कर दिया है यार। फिर उसी तरीके से ये रेडियस के टर्म्स में ये r क्या है आप लिखते जाना, ये d क्या है, डायमीटर है, d क्या है, डायमीटर है, डायमीटर ऑफ अननोन वायर, ठीक है। सब कुछ दिया हुआ रहेगा आपको क्वेश्चन में, और आपसे रेसिस्टिविटी पूछा जाएगा, डायमीटर ऑफ अननोन वायर, और ये स्मॉल r क्या है यार, रेडियस, रेडियस ऑफ अननोन वायर, रेडियस ऑफ अननोन वायर, ठीक है ना। ये चीजें हैं। तो आपको बोला जाएगा क्वेश्चन में कि अगर मान लो कि बैलेंस लेंथ मुझे इतना मिला है तो अननोन रेसिस्टेंस कितना होगा वो निकाल लो पहले, और फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बताओ रेसिस्टिविटी कितना होगा अगर मेरा अननोन वायर का जो लेंथ है वो इतना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना है, तो बताओ कि रेसिस्टिविटी उसका कितना होगा। तो आराम से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर डायमीटर दिया हुआ है तो ये वाला यूज कर लेंगे, अगर रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है तो ये वाला यूज कर लेंगे, है ना। तो इस तरीके से यार मीटर ब्रिज को हम सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पर एंड पॉइंट करेक्शन नहीं कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। आप मतलब अगर एंड करेक्शन निकालना चाहते हो तो आप निकाल सकते हो उसमें, ठीक है ना, आपने शायद पढ़ा होगा, तो यार उतना हमारे पास अभी वक्त नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट हमारा यार पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो आप देखो पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन क्या है, ये वाला जो हमारा लूप होता है इसको हम क्या कहते हैं यार, प्राइमरी लूप कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी लूप कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी लूप है अपना यार ये, और यहाँ वाला इसमें जो लग रहा है ये हमारा क्या है, सेकेंडरी लूप है, ये क्या है, सेकेंडरी लूप है। आप जरा सा सुनना, बेसिकली पोटेंशियोमीटर का क्या यूज होता है यार, पोटेंशियोमीटर का यूज होता है अननोन ईएमएफ को फाइंड करना, कोई भी अननोन सोर्स है उसके ईएमएफ को फाइंड करना, उसके इंटरनल रेसिस्टेंस को फाइंड करना, इसके लिए बेसिकली पोटेंशियोमीटर यूज होता है। करंट मेजर करने के लिए भी यूज होता है, वोल्टेज मेजर करने के लिए भी पोटेंशियोमीटर काफी सुटेबल होता है यार, ठीक है, क्योंकि वो सर्किट से कोई करंट विथड्रॉ नहीं करता है, ठीक है। तो आप सोचो ये वाला नॉन सेल है, मतलब जिसका ईएमएफ मैंने ईके कह रखा है, और ये वाला अननोन सेल है जिसका मैंने ईएमएफ ईयू से डिनोट कर रखा है, ये S1 की है, ये S2 की है, मतलब स्विच है आपका, ठीक है। अब जरा सा सुनना, ये हमारा ड्राइविंग सेल है, मान लेते हैं इसको, ये ई नॉट, ये हमारा क्या है, ड्राइविंग सेल है जो कि करंट भेजेगा सर्किट में, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, ड्राइविंग सेल है, और ये कुछ करंट सर्किट में भेजेगा, ये आई करंट भेजेगा, और ये हमारा गैल्वेनोमीटर भी कनेक्टेड है। आप जरा सा सुनना, क्वेश्चन में कैसे पूछा जाएगा कि मान लो कि जब हमने पोटेंशियोमीटर में एक नॉन सेल लगाया जिसका कि ईएमएफ कुछ है, उसके करस्पॉन्डिंग बैलेंस लेंथ कितना मिला है, L1 मिला है। अब बताओ कि जब ये ईएमएफ मतलब कोई दूसरा जो हमारा सेल है उसको मैंने लगाया, उसका मतलब जो ईएमएफ है वो मुझे नोन नहीं है, अननोन है, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग जो मुझे बैलेंस लेंथ मिल रहा है, मतलब क्या नल पॉइंट लेंथ जो मिल रहा है वो हमें L2 मिल रहा है, तो बताओ ये EU कितना होगा। आप काफ़ी आसानी से EU निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं सर, आप सीधा कुछ भी नहीं करोगे, EK बाय EU करना है, EK बाय EU करना है, इक्वल्स टू क्या कर लेना है, L1 अपॉन L2। मतलब क्या, ये L1 क्या है यार, L1 क्या है, बैलेंस लेंथ व्हेन S1 इज क्लोज्ड बट S2 इज ओपन, है ना। ये आपने डेरिवेशन करा होगा, ठीक है। हम एक बार क्या कर लेते हैं यार, S1 को क्लोज रखते हैं, S2 को ओपन रखते हैं, ठीक है ना। और एक बार हम क्या करते हैं, S1 को ओपन रखते हैं, S2 को क्लोज रखते हैं, तो हमें बैलेंस लेंथ मिलता है। तो आप इसके करस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पर लिख रखा है, आप देख सकते हैं L1 किसके करस्पॉन्डिंग है, L2 किसके करस्पॉन्डिंग है, ठीक है ना। ये काफ़ी आसान सवाल रहता है यार, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो EK बाय EU इक्वल्स टू L1 अपॉन L2, ठीक है ना। इस तरीके से हम कर पाएंगे। बाकी देखो अगला केस, केस 2,
ठीक है ना। इससे जनरली सवाल आते हैं यार, ठीक है। तो आप देखना ये ड्राइविंग सेल है, फिर से ये सर्किट में करंट भेजेगा, आई करंट भेजेगा, और ये करंट ऐसे ही चलता चला जाएगा, क्योंकि मुझे तो गैल्वेनोमीटर से कितना करंट करना है यार, 0 करंट करना है, कि गैल्वेनोमीटर से मतलब करंट इधर डिस्ट्रीब्यूट होके ना जाए, इसलिए मैं IG कितना कह सकता हूँ, 0 कह सकता हूँ, क्योंकि इससे तो कोई करंट जाएगा ही नहीं। अगर करंट आना भी होगा तो इस लूप में आ सकता है, जब S1 और S2 दोनों ही क्लोज होगा, तब ये इस लूप में करंट आ सकता है, इस मतलब सेल की वजह से, है ना। तो ये चीज़ हम कह रहे हैं। आप जरा सा सुनना हम क्या कह रहे हैं। जब हमने ना S2 को ओपन रखा है, S2 को ओपन रखा है और S1 को मैंने क्लोज कर दिया, S1 को मैंने क्लोज कर दिया, तो आपका क्या होगा कि एक बैलेंस लेंथ मिलेगा, एक बैलेंस लेंथ मिलेगा। तो जब हमने S1 को क्लोज कर रखा है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें बैलेंस लेंथ कितना मिला है, L1 मिला है। बैलेंस लेंथ कितना मिला है, L1 मिला है। जब हमने दोनों ही S1 और S2 को दोनों ही क्लोज कर दिया है, तो मुझे क्या होगा, एक तो करंट इसमें सेटअप हो जाएगा, इसमें कुछ ना कुछ करंट सेटअप हो जाएगा यार, और हमें कुछ बैलेंस लेंथ में मिलेगा। फिर से ये जॉकी को हम स्लाइड करवाएंगे तो मुझे बैलेंस लेंथ मिल जाएगा, और वो बैलेंस लेंथ कहाँ पर मिल रहा है, L2 डिस्टेंस पर मिल रहा है, ठीक है। तो ये L2 क्या है, बैलेंस लेंथ व्हेन S1 एंड S2 बोथ आर क्लोज्ड, है ना। तो इस तरीके से जब हमें L1 और L2 मिल जाएगा बैलेंस लेंथ, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा अननोन इंटरनल रेसिस्टेंस है इस सेल का, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं यार, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर से हम क्या क्या कंपेयर कर सकते हैं, एक तो EMF को कंपेयर कर सकते हैं केस 1 में, जैसे मैंने दिखाया आपको, और केस 2 में हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा सेल है उसके EMF और मतलब जो बेसिकली इंटरनल रेसिस्टेंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंटरनल रेसिस्टेंस को यार कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, तो सीधा सीधा L1/L2 याद रखना है, L1/L2 -1 इंटू ये वाला जो रेसिस्टेंस गिवन होगा वो कर लेना है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर वो करूँगा कि L1 क्या रहेगा, जो आपको क्वेश्चन में ना बड़ा वाला लेंथ दिखे, ये यार मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है कि ये बड़ा वाला लेंथ ऊपर रखना है, छोटे वाले लेंथ को नीचे रख देना है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं आ सकता यहाँ पर, है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि L big upon L small -1 into R। तो इस तरीके से यार आप क्या कर लोगे, इंटरनल रेसिस्टेंस आप फाइंड कर पाओगे किसी भी अननोन सेल का, है ना। तो यहाँ पर यार हमारा चीज़ आगे खत्म हो जाता है, ठीक है। लगभग चीज़ें हमने बता दिया है आपको। जो कलर कोड है वो आप ज़रूर करके जाना, क्योंकि कलर कोड से यार जनरली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कलर कोड आसान है, जस्ट आप वो मतलब जो बीबी रॉय वाला है, बीबी रॉय डेड ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, तो वो वाला फॉर्मेट यूज़ करके देखना, और जो उसके क्वेश्चन है वो जरूर आप लगा लेना यार, ठीक है। तो वो एक तरीके से समझो बोनस क्वेश्चन है, वो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप उसे जरूर कवर अप कर लेना, ठीक है। और लगभग चीज़ें मैंने बता रखा है यार, ठीक है। आपने तो पढ़ा भी होगा ना कहीं, तो आप वो नोट्स देखना, जो भी आपके पास नोट्स है वो देखना, और जो हमने फॉर्मूला रिवाइज करवाया है ये आप एक बार देख के जाना, ठीक है। तो चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट यार, ठीक है। तो हम लोग मतलब अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर आने वाला है, ठीक है। तो आप अपने नोटिफिकेशन के लिए आप इसको अपने बेल आइकन को वो कर लें यार, सब्सक्राइब वगैरह कर लें, जो भी होता है यार, आई डोंट नो एग्जैक्टली, ठीक है। वो सब आप कर लें, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। हमारा रिवीजन कोर्स चलता रहेगा इसी तरीके से, और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। थैंक यू गाइस, गुड नाइट।